नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं जो कि सीधे बिहार से सामने आ रही है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आपकी टीवी स्क्रीन पर। बिहार से बीजेपी सांसद के दफ्तर में एम्बुलेंस का मामला लगातार गर्माता चला जा रहा है और इस मामले को लगभग 2 दिन हो चुके हैं। एम्बुलेंस मामले पर भड़के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भड़क चुके हैं और उनका बयान अब सामने आया है। ट्विटर के माध्यम से तेजस्वी यादव ने नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने ट्वीट किया है, तमाम जिंदगियां एम्बुलेंस के अभाव में दम तोड़ रही हैं। ये तेजस्वी यादव का कहना है कि तमाम ऐसी जिंदगियां हैं जिनको एम्बुलेंस नहीं मिल पा रही है। बीजेपी सांसद के दफ्तर में एम्बुलेंस का मामला लगातार गर्माता जा रहा है क्योंकि बीजेपी सांसद के दफ्तर में एम्बुलेंस खड़ी हुई मिली थी जो कि धूप सेक रही थी सिर्फ और सिर्फ। और वहां पर जो मरीज हैं, बिहार में मरीजों को एम्बुलेंस मुहैया नहीं करवाई जा रही है, जिसके चलते नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने हमला बोला है सरकार पर। ट्वीट उन्होंने किया है कि कितनी जिंदगियां हैं ऐसी जिनको एम्बुलेंस की जरूरत है, कितनी जिंदगियां ऐसी जो कि दम तोड़ रही हैं क्योंकि वो अस्पताल तक नहीं पहुंच पाते हैं, उनके पास वाहन नहीं है अस्पताल तक पहुंचने के लिए। लेकिन यहां पर बीजेपी सांसद के दफ्तर में एम्बुलेंस खड़ी हुई है और सिर्फ वो धूप सेक रही है। बिहार सरकार पर सवाल उठते हैं। गठबंधन की सरकार बिहार में है, बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन, उसके बाद भी ऐसे हालात देखने को मिल रहे हैं। एक तरफ तो केंद्र में बीजेपी सवालों के घेरे में है ही, लेकिन गठबंधन में बिहार में भी सरकार सवालों के घेरे में। एम्बुलेंस का मामला लगातार गर्माता जा रहा है। और वहीं दिल्ली में कोरोना की रफ्तार को थामने के लिए अब लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। अब 1 हफ्ते का और लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि दिल्ली में जो लॉकडाउन पहले 10 मई को खत्म होने वाला था, अब वो 17 मई की सुबह तक लागू रहेगा। केजरीवाल ने यह भी कहा है कि इस बार का लॉकडाउन ज्यादा सख्त होगा जिससे संक्रमण की रफ्तार को काबू किया जा सके। दिल्ली में सोमवार से मेट्रो को भी बंद किया जाएगा क्योंकि दिल्ली में लॉकडाउन का अच्छा असर देखने को मिल रहा है। 26 अप्रैल के बाद से नए मामलों में धीरे धीरे कमी आने लगी है और पिछले 2-3 दिन में संक्रमण की दर 35 से घटकर 23 पर आ गई है। वहीं कोरोना संक्रमण की रफ्तार को थामने के लिए उत्तर प्रदेश में भी लॉकडाउन एक बार फिर से 17 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है, लेकिन दिल्ली में सख्ती इस बार ज्यादा है। सीएम केजरीवाल का क्या कुछ कहना है, आप भी सुनिए। जिंदगी बचाना है तो इसीलिए सरकार ने आप सब लोगों के फीडबैक के आधार पे, आप सब लोगों की इसके आधार पे मजबूरीवश अभी 1 हफ्ते का लॉकडाउन और बढ़ाया जा रहा है। कल सुबह 5 बजे ये लॉकडाउन खत्म होना था, लेकिन अब ये अगले सोमवार को 5 बजे तक के, सुबह 5 बजे तक के लिए बढ़ाया जा रहा है और इस बार थोड़ा सा और सख्त किया जा रहा है। कल से दिल्ली के अंदर मेट्रो भी चलना बंद हो जाएंगी। हमारी कोशिश है कि जितना ज़्यादा इसको लॉकडाउन को सख्त किया जाएगा उतना तेज़ी से हम सब लोग कोरोना पे काबू पा पाएंगे। मेरी आप सबसे निवेदन है, जिस तरह से अभी तक आप लोगों ने सरकार का साथ दिया, जिस तरह से अभी तक आप लोगों ने पूरा लॉकडाउन का पालन किया, इसी तरह से आने वाले समय में भी आप सब लोग लॉकडाउन करने लगे। और हम सब देख रहे हैं कि ये वाली कोरोना की वेव कितनी खतरनाक है। बहुत ज़्यादा संख्या में इसमें लोग सीरियस हो रहे हैं, अस्पतालों की ज़रूरत पड़ रही है, आईसीयू की ज़रूरत पड़ रही है, काफ़ी ज़्यादा लोगों की मौत भी हो रही है। तो 20 अप्रैल को मजबूरी में हमें दिल्ली में लॉकडाउन लगाना पड़ा था। केसेस लगातार बढ़ते जा रहे थे। लॉकडाउन लगाने की वजह से और भी अन्य कई कारणों की वजह से 26 अप्रैल को आके 35% पॉजिटिविटी रेट बढ़ गया था। 35% बहुत ज़्यादा होता है, मतलब 100 लोगों का अगर हम टेस्ट करते थे तो 35 लोग उसमें पॉजिटिव निकलते थे। 26 अप्रैल के बाद से चूंकि लॉकडाउन लगाया था, एक तरह से थोड़ी सी चेन टूटनी चालू हुई थी इसकी कोरोना की। 26 अप्रैल के बाद से धीरे धीरे केसेस कम होने चालू हुए और अब पिछले 1-2 दिन के अंदर 23%, 35% से 23% पॉजिटिविटी रेशियो आ गया है। तो केसेस कम होने चालू हुए हैं दिल्ली के अंदर। इसमें आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा सहयोग रहा। दिल्ली के लोगों ने जम के सहयोग किया। आप लोगों ने लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन किया
और ये हम सब लोगों की, अपने परिवार की जिंदगी और उनके स्वास्थ्य की बात है। हम किसी पे, कोई भी किसी पे एहसान नहीं करा, हम सब के अपने लोगों के स्वास्थ्य की और जिंदगी की बात है। इस लॉकडाउन के पीरियड को हमने संसाधन, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करने के लिए इस्तेमाल किया। कई जगह नए ऑक्सीजन बेड्स तैयार किए गए। सबसे बड़ी दिक्कत दिल्ली में ऑक्सीजन की आई है। नॉर्मल टाइम में जितनी ऑक्सीजन चाहिए होती है अस्पतालों में, उससे कई गुना ऑक्सीजन की जरूरत पड़ने लगी, क्योंकि अब जितने भी मरीज आते थे कोरोना में उन सबको ऑक्सीजन की जरूरत थी, तो कई गुना ऑक्सीजन की जरूरत अचानक पड़ने लगी। पिछले कुछ दिनों में केंद्र सरकार के साथ मिलकर और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों से, केंद्र सरकार के सहयोग से अब ऑक्सीजन की स्थिति दिल्ली के अंदर काफी सुधरी है पिछले कुछ दिनों में। अब इस तरह की बातें सुनने को नहीं मिलती कि इस अस्पताल में 2 घंटे की ऑक्सीजन रह गई, उस अस्पताल में आधे घंटे की ऑक्सीजन रह गई, यहां पे किसी की ऑक्सीजन से मौत हो सकती है। अब इस तरह की बातें सुनने को नहीं मिल रही है। तो इस लॉकडाउन के पीरियड को हमने अपने सिस्टम को भी सुधारने में काफी प्रयास किए। पिछले कुछ दिनों से वैक्सीन को भी बड़ी तेजी के साथ वैक्सीनेशन का कार्यक्रम शुरू किया गया है। आप में से जितने लोगों ने वैक्सीन लगवाया उन्होंने देखा होगा कि दिल्ली सरकार ने जो स्कूलों में इंतजाम किए हैं वो कितने शानदार इंतजाम किए हैं। सब लोग इसकी तारीफ कर रहे हैं, सब लोगों को अच्छा लग रहा है। हमारे युवा बढ़ चढ़ के वैक्सीन लगवा रहे हैं। यहाँ तक कि दिल्ली के आसपास के इलाकों से भी लोग दिल्ली में आके वैक्सीन लगवा रहे हैं। वैक्सीन के स्टॉक की कमी है, इसमें हमने केंद्र सरकार से सहयोग मांगा है। मुझे पूरी उम्मीद है जैसे केंद्र सरकार अन्य बातों पे भी सहयोग करती रही है, इसमें भी हमारा पूरा सहयोग करेगी। पिछले कुछ दिनों में सब लोगों से मेरी बात हुई है, व्यापारियों से, महिलाओं से, युवाओं से, अलग अलग किस्म के लोगों से बात हुई है और सबका ये मानना है कि कोरोना के केस कम तो हुए हैं लेकिन अभी भी बहुत हैं। 23% अभी भी संक्रमण दर है। अभी ढिलाई नहीं दी जा सकती, अभी समय नहीं आया है ढिलाई देने का। तो सबका ये मानना है कि अभी लॉकडाउन को और एक्सटेंड करने की जरूरत है। अभी और इस कड़ाई को अभी थोड़े दिन और बरकरार रखने की जरूरत है, नहीं तो अभी जो हमने हासिल किया वो भी खत्म हो जाएगा। और जैसा मैंने कहा कि ये इतना मुश्किल दौर है, ये वाली वेव इतनी खतरनाक है, इतने लोगों की मौत हो रही है, तो जान है तो जहान है। अगर जिंदगी बचेगी तो बाद में और। एक ब्रेक का वक्त यहां पर हो गया, आप देखते रहिए एएनबी न्यूज। जेकर ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੰਗ, ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਾਂ ਬੁਖਾਰ ਦੇ ਲੱਛਣ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾਓ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਓ। टीका लगाओ, परिवार बचाओ। पंजाब सरकार ਵੱਲੋਂ जनहित ਵਿੱਚ जारी। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आपकी टीवी स्क्रीन पर। धरती से बड़ा खतरा टल चुका है। बड़ी खबर आपके सामने, बेकाबू चीनी रॉकेट का मलबा हिंद महासागर में जाकर गिरा है। जो रॉकेट आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था चाइना की तरफ से, चीन का बेकाबू 5B रॉकेट अब खतरे की निशान से बाहर। आपको बता दें कि चीन की अंतरिक्ष एजेंसी ने बताया है बड़ा हिस्सा हिंद महासागर में उसका गिर चुका है, यानी धरती से अब खतरा टल चुका है। चीनी रॉकेट का अनियंत्रित
बड़ा हिस्सा खतरे के तौर पर देखा जा रहा था और सभी को इसकी चिंता हो रही थी। रॉकेट का हिस्सा आबादी क्षेत्र में गिरता तो बहुत बड़ा नुकसान इसकी वजह से हो सकता था, चाहे वो किसी भी देश में गिरता। लेकिन धरती से बहुत बड़ा खतरा टला है। चाइना की तरफ से जो रॉकेट छोड़ा गया था, चाइना का जो कंट्रोल था उस रॉकेट से छूट गया था, यानी कंट्रोल में वो नहीं आ रहा था, जिसके बाद ये था कि वो कहीं पर भी कभी भी गिर सकता है, दुनिया के किसी भी हिस्से में गिर सकता है, किसी भी देश में गिर सकता है, धरती के किसी भी हिस्से पर गिर सकता है। लेकिन धरती से बहुत बड़ा खतरा टला है। सभी के लिए खुशखबरी है, पूरी दुनिया के लिए खुशखबरी है, क्योंकि एक बहुत बड़ा हिस्सा उस रॉकेट का हिंद महासागर में जाकर गिरा है। सभी देशों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। रॉकेट का एक हिस्सा जो है आबादी वाले क्षेत्र में अगर ये गिर जाता, चाहे वो किसी भी देश में, चाहे वो भारत की बात हो या फिर अन्य देशों की बात हो, बहुत बड़ा नुकसान इसकी वजह से हो सकता था। लेकिन धरती से बहुत बड़ा खतरा टल चुका है। बेकाबू चीनी रॉकेट का जो मलबा हिंद महासागर में जाकर गिरा है। तो चीनी रॉकेट का जो बड़ा हिस्सा है उसको लगातार खतरे के तौर पर देखा जा रहा था। कई देश उसको खतरे के तौर पर देख रहे थे, लेकिन अब जो खतरा है वो टल चुका है। बड़ी खबर और अच्छी खबर। तो दिल्ली में लॉकडाउन को 1 सप्ताह के लिए बढ़ा दिया गया है, क्योंकि इस बार जो पाबंदियां हैं वो और ज्यादा हैं। मेट्रो को भी बंद कर दिया गया है। इस बार तमाम ऐसी पाबंदियां हैं जो कि सख्त है, इनको लगाना बेहद जरूरी था। अगर ये पाबंदियां नहीं लगती तो खुद सीएम का कहना है कि जो कुछ हमने हासिल किया है शायद हम उसको दोबारा से खो सकते थे। हमारे साथ हमारे संवाददाता राजीव तिवारी इस समय दिल्ली से लाइव जुड़े हुए हैं। राजीव, दिल्ली में 1 हफ्ते का लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है और इस बार जो पाबंदियां हैं और ज्यादा कड़ी हैं, मेट्रो भी बंद है। यानी कि उसकी जो चेन थी उसको तोड़ने की कोशिश की जा रही थी, मगर कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार की कोशिश जरूर थी, मगर वो इतनी कारगर होती नजर नहीं आई। क्योंकि जिस तरीके से लगातार दिल्ली के अंदर 2 लॉकडाउन यानी कि 2 मिनी लॉकडाउन लगा चुकी है और कहीं ना कहीं अब तीसरे लॉकडाउन के लिए अनाउंस कर दिया गया है। मगर देखना होगा कि इस तीसरे लॉकडाउन में कितनी सख्ती हो सकती है, क्योंकि दिल्ली सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि दिल्ली मेट्रो लाइफ लाइन वो जो नहीं चलेगी, जिसका लोग अभी तक इस्तेमाल कर रहे थे। मगर कहीं ना कहीं कोरोना की जो रफ्तार है उसको तोड़ने के लिए कोशिश की जा रही है और लगातार कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार यही चाहती है कि दिल्ली के अंदर कोरोना वायरस का खात्मा किया जा सके। मगर लगातार कहीं ना कहीं जनता अभी भी कहीं ना कहीं लॉकडाउन के अंदर बाहर निकली हुई थी और लगातार कहीं ना कहीं उल्लंघन कर रही थी। अब वो यानी कल से अगले सोमवार तक के लिए लॉकडाउन फिर दोबारा लगा दिया गया है। उसके अंदर लगातार दिल्ली पुलिस सख्ती करेगी और लगातार जो लोग बाहर निकलेंगे उनके ऊपर सख्ती की जाएगी। मगर दिल्ली की जो मेट्रो लाइफ लाइन है उसको भी बंद कर दिया गया है। लगातार कोशिश की जाएगी जनता को घरों में रोकने की। जी, लगातार लॉकडाउन को बढ़ाया जा रहा है। क्या दिल्ली के लोग इसके पक्ष में नजर आ रहे हैं? देखिए, बिल्कुल तय जिस तरीके से लगातार दिल्ली के लोगों की बात करें तो कहीं ना कहीं जनता यही चाहती थी कि लॉकडाउन यानी कि लगता रहे और कहीं ना कहीं इसके लिए व्यापारी यानी कि दिल्ली की जो तमाम मार्केट है उनके जो व्यापारी संगठनों के नेता थे उन्होंने बैठक की थी और बैठक के साथ साथ ये स्पष्ट किया था दिल्ली की सभी मार्केटें बंद रहेंगी और लगातार उनके लिए कोशिश की जाएगी कि बाजारों के अंदर ना व्यापारी आए ना दुकानदार आए। मगर जिस तरीके से व्यापारियों ने कहा, हम एलजी को एक पत्र लिखेंगे और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखेंगे कि 17 मई तक के लिए लॉकडाउन दोबारा से लागू कर दिया जाए। मगर वो चीज अब आ चुकी है और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने स्पष्ट कर दिया है कि 17 मई तक के लिए दोबारा से लॉकडाउन लागू रहेगा, यानी कि तीसरा लॉकडाउन लगा रहेगा और उसके अंदर कुछ सख्तियां जरूर की गई है। मेट्रो की सेवाएं बंद कर दी गई है। यहाँ तक दिल्ली पुलिस को अब सख्ती से पालन कराने के लिए कह दिया गया और देखना होगा कैसे यानी कि सोमवार से कितनी सख्ती करने को देखने को मिलेगी। जी राजीव, हमारे साथ आप बने रहिए। इस समय डॉक्टर डीके गुप्ता जुड़ चुके हैं जो कि सीएमडी हैं फ्लिक्स हॉस्पिटल के। डॉक्टर डीके गुप्ता, बहुत स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। डॉक्टर डीके गुप्ता, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? डॉक्टर गुप्ता, इस समय हालात ऐसे हो चुके हैं, दिल्ली में भी अब लॉकडाउन को और ज्यादा बढ़ाना पड़ा है, लेकिन जो मौत के आंकड़े हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रहे। भले ही संक्रमितों की संख्या है वो कम हो रही है, लेकिन मौत के आंकड़े कम नहीं हो रहे। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना होगा। ब्रेक के बाद आपसे इसी सवाल का जवाब लेंगे। छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेते हैं। गुरु तेग बहादुर सिमरिए
ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤ ਪਹੁੰਚੇ, ਆ ਕਰਕੇ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਵੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਲਵੋਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਾਬਤ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ ਨੇ। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। तो देश की राजधानी में लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है क्योंकि ऐसा लगता है दिल्ली की सरकार को कि लॉकडाउन की वजह से जो कोरोना के केसेस हैं उनमें कमी आ रही है। डॉक्टर डीके गुप्ता, आप लॉकडाउन को लेकर क्या सोचते हैं? एक डॉक्टर का नजरिया लॉकडाउन को लेकर क्या कहता है कि क्या जो केसेस की कमी है उसमें लॉकडाउन का एक बहुत बड़ा योगदान है? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। तो केसेस अगर हमें कम करने हैं तो 3-4 तरीके हैं जिससे हम कम कर सकते हैं। एक तो है कि हमारा पार्शियल लॉकडाउन या फुल लॉकडाउन होना चाहिए, जहाँ पे जैसे केसेस की पॉजिटिविटी रेट उसके हिसाब से अगर 10% से कम है तो पार्शियल लॉकडाउन, और 10% ज्यादा केस तो फुल लॉकडाउन लगा देना चाहिए 3 महीने के लिए एटलीस्ट। और पार्शियल लॉकडाउन तो पूरे देश में लगना चाहिए अगर हमें केसेस कम करने हैं। नंबर 2, दूसरा है कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का जमीनी लेवल पे सही से इम्प्लीमेंट करना, ग्राउंड लेवल पे। उसमें सरकार भी कठोर कदम उठाए और पब्लिक को भी अवेयर होना चाहिए, उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अपनी अकाउंटेबिलिटी समझनी चाहिए। तीसरी सबसे बड़ी बात है, अगर हमें तीसरी वेव बचानी है, परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए कोविड कंट्रोल का, तो वो है वैक्सीनेशन। तो हमें वैक्सीनेशन को रैंप अप करना चाहिए, नंबर बढ़ाना चाहिए। वैक्सीनेशन अभी बहुत कम है, सब डिमांड बहुत ज्यादा है, सप्लाई उसके हिसाब से बहुत कम है। तो इसलिए दूसरी नई कंपनियां हैं जो उनका कोलैबोरेशन करना चाहिए, जो पुरानी कंपनियां उनका प्रोडक्शन रैंप अप करना चाहिए। जिनको हमने लाइसेंस नहीं दी उनको लाइसेंस देना चाहिए, उनसे वैक्सीन डिप्लोमेसी करनी चाहिए। दूसरी कंट्री से यूएस में बहुत सारी वैक्सीन अवेलेबल है बट वो हमें नहीं मिल पा रही है, तो अगर हम उनसे चाहें तो बात करके इंपोर्ट कर सकते हैं। तो इन सब चीजों पे काम करेंगे तीनों पे, तो कहीं ना कहीं हमारे केसेस करंट जो कर्व है वो भी बेंड होगा या फ्लैटन होगा, और आगे भी तीसरी लहर के भी चांसेस कम हो जाएंगे। डॉक्टर गुप्ता, क्या लगता है नई लहर को लेकर, जो तीसरी लहर को लेकर बहुत ज्यादा डर लोगों में है, बहुत ज्यादा टेंशन लोगों में है, और टेंशन इस बात को लेकर है कि क्या जो नई लहर है, जो तीसरी लहर है, बच्चों को निशाना बनाएगी? नहीं, बच्चों को निशाना इसलिए हम लोग कह रहे हैं बच्चों को निशाना लगवाए क्योंकि हम सबको वैक्सीन लगाने बड़ों को, बच्चों के लिए भी वैक्सीन अवेलेबल नहीं, तो मोस्ट प्रॉब्ली बच्चे बच्चे रह जाएंगे। तो अगर हम सबको वैक्सीन लगा दें, बच्चों को ना भी लगाएं, अगर 80% लोगों को हम वैक्सीन लगा दें, 70% लोगों को, तो भी तीसरी लहर नहीं आएगी। लेकिन अगले 3 महीने में पॉसिबल नहीं लग रहा है कि हम लोग 70-80% लोगों को वैक्सीन लगा पाएंगे। तो इसलिए मोस्ट प्रॉब्ली तीसरी लहर आएगी। उसका कंट्रोल करने का यही तरीका है कि हम पार्शियल लॉकडाउन करें पूरे देश में, और सब लोग कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का, मास्क लगाना है, हैंड हाइजीन करना है, हाथ धोने, बार-बार सैनिटाइजेशन करना है, दूरियां बना के रखी हैं। तो अगर इन सब चीजों को तीसरी लहर को हम कम कर सकते हैं या तो डिले कर सकते हैं, और जब तक लहर नहीं आती तब तक हमें वैक्सीनेशन में बहुत ध्यान रखना चाहिए। अगर जितना ज्यादा वैक्सीन लोगों को कम लगा देंगे उतनी ही चांसेस कम होंगे या उतनी लहर हल्की होगी। और बच्चों को अगर वैक्सीन अभी है नहीं तो बच्चों को सरकार को चाहिए, अगर तीसरी लहर में बच्चों को बचाना है तो बच्चों पे ट्रायल्स बढ़ाने चाहिए। जैसे अभी ट्रायल चालू हो गया कोवैक्सीन का 12 साल के बच्चों के ऊपर में, ऐसे में 12 साल से नहीं केवल 5 साल तक भी सारे बच्चों पे वैक्सीन ट्रायल करने चाहिए, जल्दी एक्सपेडाइट करनी चाहिए, फास्ट ट्रायल करनी चाहिए। जैसे मैं लास्ट ट्रायल के रिजल्ट पे, उससे क्या होगा, हमें बच्चों के लिए वैक्सीन अप्रूवल आसानी हो जाएगी। अगर बच्चों पे एक बार वैक्सीन अप्रूव हो जाती है तो फिर हमारी पूरी जनता जो है 100% आबादी है वो रिस्क पे नहीं है, अगर हमने सबको वैक्सीन लगा दिया। ठीक है, राजीव हमारे साथ बने हुए समय। राजीव, दिल्ली का हाल लगातार आप बताते रहे और हमेशा से वहां की तस्वीरें भी दिखाते रहे हैं, क्या अब वो तस्वीरें हैं जो इस समय सामने आ रही है? क्योंकि हमेशा से अस्पतालों के बाहर लंबी लंबी लाइनें हमें देखने को मिली हैं, जो मरीजों के परिजन हैं वो रोते भी लगते हमने देखे हुए हैं, वो तस्वीरें हम लगातार दर्शकों को दिखाते रहे। अब दिल्ली में क्या हाल है? कुछ
रुख करे, मगर कहीं ना कहीं राजनीति जरूर की जा सके कि दिल्ली सरकार जो लगातार केंद्र सरकार से गुहार लगा रही थी कि उनको ऑक्सीजन मुहैया कराई जा सके, और केंद्र सरकार लगातार कोशिश कर रही थी कि दिल्ली को कहीं ना कहीं ऑक्सीजन दी जाए, मगर कहीं ना कहीं उसके अंदर भी कटौती की जा रही थी कि 700 मैट्रिक टन रोज की मांगी जा रही थी, मगर 700 मैट्रिक टन जो ऑक्सीजन थी वो दिल्ली को नहीं मिल पा रही थी। मगर बात करें जिस तरीके से अब आंकड़े घटते जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं लगता है कि दिल्ली सरकार को कि लॉकडाउन भी एक ऐसा समाधान है जिससे राहत मिल सकती है। हमारे साथ कुछ युवा भी है, वो उनसे जानने की कोशिश करेंगे वो किस तरीके की सोच रखते हैं, क्या वायरस से खात्मा घरों में रुक हो सकता है या लॉकडाउन का समाधान है। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो बता रहे थे कि हमारे को भी किस तरीके से उनकी राय है और क्या बोलना चाहते हैं वो। सर अपना नाम बताइए पहले। मेरा नाम राहुल अटवाल है, मैं सदर थाने के पास रहता हूँ। इस टाइम लॉकडाउन, लोगों को संपूर्ण लॉकडाउन लगाना चाहिए। इन्होंने नाइट कर्फ्यू और लॉकडाउन लगा रहे हैं और प्रॉपर लॉकडाउन नहीं है। 40% लोग काम में जा रहे हैं, जिससे हम जैसे मिडिल क्लास लोगों को दिक्कत हो रही है, क्योंकि हमारा काम धंधा बंद कर रखा है इन्होंने। और रही बात ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन मैंने कई वीडियो में देख रहा हूँ कि ब्लैक हो रहा है ऑक्सीजन। तो मैं अरविंद केजरीवाल से अपील करता हूँ कि प्रॉपर लॉकडाउन लगाया जाए दिल्ली में, क्योंकि इस महीने प्रॉपर लॉकडाउन होगा तो केस भी कम आएंगे और नेक्स्ट मंथ सारा काम भी कर सकते हैं। अच्छा, आप युवा है, क्या युवा चाहता है कि कोरोना वायरस से खात्मा हो? जरूर चाहता है युवा कोरोना वायरस का खात्मा हो, क्योंकि हम युवा ही हैं, क्योंकि हम हमारी एजुकेशन नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, हम दिन में दिन साल में साल पीछे जा रहे हैं चीजें। तो क्या लगता है कि लॉकडाउन ये क्या समाधान है जिससे राहत मिल सकती है? हाँ, लॉकडाउन एक समाधान है जिससे राहत मिल सकती है। और क्योंकि नाइट कर्फ्यू लगा रहे, अब भी कई जगह में भीड़ हो रही है, बहुत जगह में मार्केटों में, आप यहाँ पे जाओगे सब्जी मंडी मार्केट में सुबह मॉर्निंग में बहुत भीड़ होती है। तो देखा आपने किस तरीके की युवाओं की सोच भी यही है कि कंप्लीट लॉकडाउन ही एक समाधान है जिससे कोरोना जैसी महामारी से निजात मिल सकती है। जी राजीव, इस समय हालात बहुत ज्यादा बुरे हो चुके हैं। जो लोग हैं इस समय दिल्ली में वो परेशान भी हैं, क्योंकि इस समय लॉकडाउन लगा हुआ है, उसकी वजह से परेशानियां लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। व्यवस्थाओं की अगर बात करें तो बार बार केजरीवाल सरकार कहती है कि व्यवस्थाओं को बढ़ा रहे हैं, लॉकडाउन इसीलिए लगाया गया है। बेड्स की संख्या लगातार बढ़ाई जा रही है, जो अस्पतालों का सिस्टम है उसको लगातार मजबूत किया जा रहा है। ये देखने को मिल रहा है दिल्ली में क्या? बात करें जिस तरीके से दिल्ली के अंदर कंप्लीट लॉकडाउन की, तो वो कहीं ना कहीं अब दोबारा से लगा दिया, यानी कि तीसरी बार अनाउंस कर दिया गया। मगर जो अस्पतालों की हालत थी वो सबके सामने थी, क्योंकि कालाबाजारी भी की जा रही थी, ऑक्सीजन की कमी दिक्कत देखने को मिल रही थी, वैक्सीन की कमी देखने को मिल रही थी, यहाँ तक कि बेडों की कमी भी थी। मगर जिस तरीके से लगातार दिल्ली सरकार कोशिश कर रही थी कि बेडों की संख्या बढ़ाई जाए, अस्पतालों के अंदर और ज्यादा सुविधाएं दी जाए, मगर उसके अंदर कहीं ना कहीं जो कालाबाजारी करने वाले जिनके लोगों के रोल थे वो कहीं ना कहीं बढ़ते नजर आ रहे थे और कहीं ना कहीं लोगों को दिक्कतें भी आ रही थी। मगर जिस तरीके से बात करें दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार की, तो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच में तालमेल नहीं था, जिसकी वजह से अभी तक अस्पतालों के अंदर दिक्कत बनी हुई है और जिसकी वजह से कोरोना वायरस के जो असर है वो बिल्कुल बढ़ता चला जा रहा है। क्योंकि इस चेन को तोड़ने की कोशिश दिल्ली सरकार भी कर रही थी, केंद्र सरकार भी कर रही थी, यहाँ तक कि हमारे जो डॉक्टर वो लगातार जूझ रहे थे और कहीं ना कहीं लोगों की जान बचाने की कोशिश की जा रही थी। मगर लगातार जो स्थिति बनी हुई है उससे कहीं ना कहीं यही एक रास्ता था कि दिल्ली सरकार के पास कंप्लीट लॉकडाउन लगाया जाए और जिससे कहीं ना कहीं जो कोरोना की रफ्तार है, यानी कि जो कोरोना की चेन है उसको तोड़ा जा सके। अब देखना होगा ये कंप्लीट लॉकडाउन से कितना असर पड़ेगा। जी 5-6 दिन की वैक्सीन बची है दिल्ली में, ये खुद सरकार की तरफ से बताया गया है कि 5-6 दिन की वैक्सीन बची हुई है और केंद्र सरकार उनको मुहैया कराए। कोई तैयारी आगे की दिखाई दे रही है इस समय? पार्टी की तरफ से कहा गया था कि 4-5 दिन की वैक्सीन ही बच पाई है उनके पास, मगर दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार से फिर दोबारा से अपील की थी कि दिल्ली को ऑक्सीजन और वैक्सीन दिलाई जाए, मगर लगातार कहीं ना कहीं उसके अंदर भी कमी है, क्योंकि 4 से 5 दिनों की ऑक्सीजन वैक्सीन बताई गई थी और वैक्सीन कहीं ना कहीं उपलब्ध कराने की जिम्मेवारी अब केंद्र सरकार की। अब देखना होगा केंद्र सरकार दिल्ली को कितनी जल्दी वैक्सीन दे पाती है, क्योंकि लोगों को अभी तक टीकाकरण लगाना है और दिल्ली सरकार यही कोशिश कर रही है कि हर नागरिक को, हर बच्चे को यानी कि वैक्सीन का टीका लगाया सकता है। मगर देखना है कि ये दिल्ली सरकार की कोशिश कितनी रंग लाएगी और केंद्र सरकार दिल्ली सरकार के साथ मिलकर कितना काम करेगी। जी लॉकडाउन लगा दिया गया है, एक और हफ्ते का लॉकडाउन बड़ा है, मेट्रो अब नहीं चलेगी, लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कतें इस समय हो सकती हैं। आगे के क्या इंतजाम दिखाई दे रहे हैं? देखिए बिल्कुल बराबर, जिस तरीके से बात करें कंप्लीट लॉकडाउन, जो कंप्लीट लॉकडाउन दिल्ली के अंदर लगा दिया गया है, यानी कि तीसरा लॉकडाउन अभी स्टार्ट कर दिया गया है। उसकी शुरुआत कल सोमवार से की जाएगी।
मगर जिस तरीके से दिल्ली सरकार अब सख्ती करने के लिए कह रही है तो साफ जाहिर है कहीं ना कहीं जो कोरोना की रफ्तार है उसके अंदर कहीं ना कहीं ब्रेक लगाने की कोशिश की जा रही है। मगर कहीं ना कहीं जो आम जनता है, जो मजदूर वर्ग है, उसको कहीं ना कहीं परेशानी होगी, क्योंकि अभी तक 15 दिन से ज्यादा हो चुके हैं और कहीं ना कहीं स्थिति जो है उनकी बिगड़ी हुई है। क्योंकि सरकार की तरफ से राशन जरूर मुहैया कराया जा रहा है, मगर अभी तक कुछ इलाकों के अंदर राशन मिला भी नहीं है और जनता को कहीं ना कहीं दिक्कतें हो रही है और प्राइवेट खरीदने के लिए कहीं ना कहीं महंगे ऊंचे से दिखने दाम दिए जा रहे हैं। मगर कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर है, मगर अभी भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में तालमेल नहीं है, जिसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है, चाहे वो अस्पतालों के अंदर हो, चाहे वैक्सीन को लेकर हो या ऑक्सीजन को लेकर हो। मगर धरातल की बात करें तो धरातल पर दोनों ही सरकारें विफल नजर आ रही है, जनता कहीं ना कहीं इनसे नाराज भी है। जी, रिक्शा चालकों या ऑटो चालकों उनको राशन मुहैया कराने की बात सरकार की तरफ से कही गई थी, किस तरीके से ये पहुंचाया जा रहा है? देखिए बिल्कुल भाई, जिस तरीके से बात करें दिल्ली सरकार की, दिल्ली सरकार ने कहा था कि ऑटो चालक और टैक्सी चालकों को 5-5 हजार रुपए दिए जाएंगे और लगातार जो ग्रामीण यानी कि रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं राशन मुहैया कराया जाएगा। मगर दिल्ली के अस्पतालों की बात करें तो वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, बाहर बात करें तो व्यापार नहीं है और जो मरीज जो रोज कमाने वाले हैं उनके लिए अभी तक बिल्कुल कोई सुविधा नहीं है। राशन की बात करें तो राशन अभी तक दुकानों पर, राशन डीलरों पर राशन बंटना स्टार्ट नहीं हुआ है, तो कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर है, मगर वो दिक्कतें कितनी जल्दी दिल्ली सरकार सॉल्व करेगी ये जरूर देखना होगा। जी, मजदूरों का पलायन लगातार हमें देखने को मिल रहा था, मजदूर लगातार अपने घर की तरफ जा रहे थे, क्या अभी वो सिलसिला है या फिर थम चुका है? देखिए बिल्कुल भाई, जैसे कि मजदूरों की बात करें तो मजदूरों का पलायन है बिल्कुल अभी भी जारी है और लगातार जो मजदूर रुके हुए थे, क्योंकि दिल्ली सरकार ने कहा था कि जो छोटा सा लॉकडाउन है और इस लॉकडाउन से किसी को घबराने की जरूरत नहीं है, ये ज्यादा लंबा नहीं चलेगा। मगर जिस तरीके से अब 15 दिन हो चुके हैं और तीसरे लॉकडाउन की शुरुआत की गई है, तो कहीं ना कहीं जो प्रवासी मजदूर यहाँ रुके हुए थे अब वो दिल्ली से छोड़कर बिल्कुल जाना चाहते हैं और किसी भी सूरत में जाना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि शायद दिल्ली का जो लॉकडाउन है वो आगे भी इसी तरीके से बरकरार रहेगा और उनके लिए 2 वक्त की रोटी बिताना जो है वो बड़ी मुश्किल होगी। मगर दिल्ली सरकार जिस तरीके से कोशिश कर रही है, मगर धरातल की बात करें तो कहीं ना कहीं आम जनता को कोई भी राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। जी राजीव, ऑक्सीजन की पहचान के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है, इसका काम क्या होगा और किस तरीके से काम होगा? क्या सिर्फ ऑक्सीजन की कमी को पहचाना जाएगा या फिर कुछ और भी? देखिए बिल्कुल राजधानी की बात करें टास्क फोर्स की तो कहीं ना कहीं कोशिश यही की जाएगी जो दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो रही है उसको कहीं ना कहीं पूरी की जाए। मगर जो कालाबाजारी कर रहे हैं लोग उनके ऊपर भी सख्ती करनी होगी, क्योंकि दिल्ली सरकार की जो कोशिश थी कि कालाबाजारी कर रहे हैं उनके ऊपर सख्ती की जाए वो विफल रही, क्योंकि कालाबाजारी लगातार निरंतर होती रही है। यहाँ तक कि जब 5 लीटर का सिलेंडर है वो लगभग 25,000 से 30,000 तक के लिए रेट में बिक रहा था। मगर जिस तरीके से बात करें ऑक्सीजन की तो ऑक्सीजन भी लोगों को नहीं मिल पा रही थी, क्योंकि सबसे ज्यादा परेशान वो लोग थे जो घरों के अंदर अपना इलाज कर रहे थे, क्योंकि अस्पतालों को जाने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे, बेड नहीं थी, सुविधाएं नहीं थी, अस्पतालों ने मना कर दिया था कि उनको भर्ती नहीं किया जाएगा। मगर जो होम क्वारंटाइन के अंदर थे उनको सबसे ज्यादा दिक्कतें आई और कहीं ना कहीं वही सबसे ज्यादा इस चक्की के अंदर पिस्ते बना जा रहा है, क्योंकि सरकारें कोशिश कर रही थी मगर सरकारों की कोशिश धरातल पर या मजदूर जैसे मरीजों को मिलती नजर नहीं आ रही थी। जी बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो देश की राजधानी में एक और सप्ताह का लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है, क्योंकि अब जो केसेस हैं वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं। उम्मीद यही है कि 1 हफ्ते के लॉकडाउन में और ज्यादा केसेस कम होंगे, क्योंकि इस बार पाबंदियां और ज्यादा हैं। मेट्रो भी 1 हफ्ते के लिए बंद कर दी गई है। छोटा सा ब्रेक यहां पर लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ANB एक्सप्रेस न्यूज ऑन व्हील्स टाटा स्काई, एयरटेल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, जियो टीवी, गूगल प्ले, यूट्यूब और ऐप स्टोर पर रात 9 बजे ANB न्यूज पर आ रही है। धन्यवाद। गुरु तेग बहादुर दिल्ली विखे स्थित है 9वें पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी दी अडोलता दा प्रतीक गुरुद्वारा सीसगंज साहिब। सतगुरु तेग बहादुर पातशाह महाराज ਨੂੰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਲਾਦ ਜਲਾਲੂਦੀਨ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ੀਸ਼ਗੰਜ ਸ਼ਿਸ਼ੋਭਤ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਹੀ ਸਥਿਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗਾਥਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਗੁरुद्वारा रकाबगंज साहिब।
ਲੱਖੀ ਸਾਹਿਬ ਵਣਜਾਰੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਧੜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਧੜ ਦਾ ਬੜੇ ਹੀ ਸਨਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने केंद्र की मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। कोरोना महामारी के बीच में व्यवस्था को लेकर उन्होंने कहा कि नेहरू गांधी की वजह से भारत कठिन समय के खिलाफ लड़ पा रहा है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और मनमोहन सिंह समेत पूर्व प्रधानमंत्रियों की ओर से बनाई गई व्यवस्था के कारण ही आज देश को कठिन समय से पार पाने में मदद मिल पा रही है। सामना में यह भी लिखा गया है कि भारत नेहरू गांधी की ओर से बनाई गई व्यवस्था के सहारे है। कई गरीब देश भारत को मदद की पेशकश कर रहे हैं। इससे पहले पाकिस्तान, रवांडा और कांगो जैसे देश दूसरों से मदद लेते थे, लेकिन आज के शासकों की गलत नीतियों के कारण देश इस स्थिति से गुजर रहा है। शिवसेना ने यह भी कहा कि गरीब देश अपने अपने तरीके से इस महामारी के दौरान भारत की मदद कर रहे हैं। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20,000 करोड़ रुपए की सेंट्रल विस्टा परियोजना का काम बंद करने को तैयार नहीं है। शिवसेना ने इस बात पर आश्चर्य जताया कि किसी को भी इस बात का अफसोस नहीं है कि एक तरफ हमारा देश बांग्लादेश, श्रीलंका और भूटान जैसे देश हमारी मदद कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मोदी नए संसद भवन और प्रधानमंत्री आवास के निर्माण रोकने को तैयार नहीं है। एक तरफ कोरोना काल है, लेकिन बीजेपी बंगाल में ममता को घेरने में लगातार जुटी हुई है। अब इस मामले को लेकर बीजेपी ने शिवसेना पर पलटवार किया है। स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी ने अपने पूरे जीवन काल में कांग्रेस दल और उनके सारे नेताओं पर विचारधारा को लेकर, उनकी नीतियों को लेकर, उनके काम करने के तौर तरीकों को लेकर कड़ा प्रहार किया। बाला साहब जी ने अपने जीवन में कांग्रेस नेताओं को कभी बख्शा नहीं। उनकी हर विचारधारा पर वे संघर्ष करते रहे, जूझते रहे उनके विरोध में, और आज वर्तमान में उन्हीं का दल कांग्रेस की विचारधारा की प्रशंसा कर रहा है। जो सामना अखबार स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी ने स्वयं शुरू किया, उसी सामना अखबार में लिखा जाता है कि कांग्रेस के पुराने सारे नेता और कांग्रेस दल कितना अच्छा है और उनके नीतियों के कारण वर्तमान में क्या कुछ घटित नहीं हो रहा। सत्ता का लालच हम समझ सकते हैं। अब स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी नहीं रहे, उनकी विचारधारा भी इन्होंने त्याग दी, ये भी हम समझ सकते हैं। पर कांग्रेस के भ्रष्ट अतीत को यह देश कैसे भूल सकता है? क्या शिवसेना के नेताओं ने आंखों पे पट्टी बांधी होगी? यह हम समझ सकते हैं। पर सत्ता का लालच उन्हें इतना अंधा कर चुका है कि गिरगिट भी इतने रंग नहीं बदलता, उतने रंग ये शिवसेना के नेता महाराष्ट्र में बदल रहे हैं। और इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है सीधे असम से। आपके सामने इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आपके टीवी स्क्रीन पर। सीधे असम से हेमंता बिस्वा शर्मा बन सकते हैं असम के नए सीएम। आज विधायक दल की बैठक में इस बात पर मुहर लग सकती है। सीएम के फैसले पर आज मुहर लग सकती है। बड़ी खबर आपके सामने, सुबह 11 बजे से दिल्ली में विधायक दल की बैठक होगी। जेपी नड्डा के आवास पर शनिवार को बैठक हुई थी, जिसमें बहुत देर तक चर्चा हुई थी इस मसले को लेकर, सीएम को लेकर। बैठक में बीएल संतोष भी मौजूद रहे। सीएम के मसले पर और सीएम के चेहरे को लेकर चर्चा यहां पर हुई। चार्टर्ड प्लेन से दोनों नेता शनिवार को पहुंचे। तो महाराष्ट्र में इस समय जैसी राजनीति देखने को मिल रही है, एक तरफ तो शिवसेना कांग्रेस की तारीफ करती है कि आज जो हमारे देश में हो रहा है, आज देश जिन हालातों से लड़ रहा है, ये गांधी, नेहरू और उस समय के जो प्रधानमंत्री थे उनकी बनाई रणनीतियों के कारण आज हमारा देश इन परिस्थितियों से लड़ पा रहा है। आज हमारा देश इन परिस्थितियों से पार पा रहा है।
लेकिन बीजेपी का कहना है कि यही शिवसेना है जो कि पहले कांग्रेस को बुरा भला कहा करती थी, लेकिन आज कांग्रेस की ही तारीफ अपने सामना में शिवसेना की तरफ से की जा रही है। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोला है। कोरोना महामारी के बीच में व्यवस्था को लेकर उन्होंने कहा है कि नेहरू गांधी की वजह से भारत कठिन समय के खिलाफ लड़ पा रहा है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और मनमोहन सिंह समेत पूर्व प्रधानमंत्री की ओर से बनाई गई व्यवस्था के कारण ही आज देश को कठिन समय से पार पाने में मदद मिल रही है। सामना में लिखा गया है कि भारत गांधी नेहरू की ओर से बनाई गई व्यवस्था के सहारे है। कई गरीब देश भारत को मदद की पेशकश कर रहे हैं। इससे पहले पाकिस्तान, रवांडा और कांगो जैसे देश दूसरों से मदद लेते थे, लेकिन आज के शासकों की गलत नीतियों के कारण देश की इस स्थिति से गुजर रहा है कि आज पुरानी नीतियों की वजह से हम पार पा रहे हैं। पुरानी नीतियों की वजह से हम आज की जो परिस्थितियां हैं, आज की जो चुनौतियां हैं, उनको झेल पा रहे हैं, उनको क्रॉस कर पा रहे हैं। शिवसेना ने यह भी कहा कि गरीब देश अपने अपने तरीके से हमारी मदद कर रहे हैं। प्रीति दुबे इस समय बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुकी है। प्रीति दुबे जी, बहुत स्वागत है आपका। प्रीति दुबे जी, मेरी आवाज सुन पा रही हैं? हाँ जी। प्रीति दुबे जी, अगर शिवसेना कांग्रेस की तारीफ करती है तो बीजेपी को क्या दिक्कत है? बीजेपी को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये शिवसेना जो आज अब ये बात बोल रही है, क्या ये आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी के जमाने में ये बातें नहीं हो सकती थी? आज जब ये इस पार्टी को, शिवसेना को खड़ा करने वाले जिनके जो प्रेरणा स्रोत हैं, जो आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी हैं, बाला साहब ठाकरे ने कभी कांग्रेस की तारीफ क्यों नहीं की? आज उद्धव ठाकरे क्यों कर रहे हैं? आज उद्धव ठाकरे सत्ता के लालच में उन्होंने अपनी जो संस्कार और संस्कृति सभी की धज्जियां उड़ा दी हैं, तो आज वो अपने आप को बचाने के अलावा उनके पास उन्होंने तो अपना धर्म से भी गद्दारी कर दी है। तो आज उनको वो तो ये बात कहेंगे ही कहेंगे। उनके पास चारा क्या है? लेकिन आज अगर गठबंधन में दोनों ही पार्टियां हैं, चाहे शिवसेना है, चाहे कांग्रेस है या फिर एनसीपी है, जब सभी पार्टियां एक साथ हैं तो तारीफ करना कौन सी बड़ी बात है? नहीं, हमने वही कहा कि इस महामारी, ठीक है, आपकी बात पूरी करेंगे। ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना होगा। ब्रेक के बाद आपसे यही सवाल होगा, इसी का जवाब लेंगे। छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे। कोविड-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਨੇੜਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ www.cowin.gov.in/home ਤੇ ਲੌਗਇਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੰਬਰ, ਜਗ੍ਹਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰੋ। टीका लगाओ, परिवार बचाओ। पंजाब सरकार ਵੱਲੋਂ जनहित ਵਿੱਚ जारी। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। असम से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, जो कि सीधे असम से। हेमंत बिस्वा शर्मा असम के नए मुख्यमंत्री होंगे, यह फैसला हो चुका है। लगातार 5 बार से जालुकबारी सीट से चुनाव जीतते आ रहे हैं और इस बार मुख्यमंत्री वो बनेंगे, यह फैसला हो चुका है। बीजेपी विधायकों की बैठक में उनके नाम पर मुहर लग चुकी है। ये बैठक लगातार चल रही थी। निवर्तमान सीएम सर्बानंद सोनोवाल ने अपना इस्तीफा दे दिया है, क्योंकि अब नए मुख्यमंत्री का जो नाम है वो तय हो चुका है। कई दिनों से माथापच्ची लगातार चल रही थी कि किसके नाम पर मुहर लगेगी, लेकिन हेमंत बिस्वा शर्मा का जो नाम है वो सबसे आगे था। मुख्यमंत्री की रेस में उनका जो चेहरा था वो भी सबसे आगे था और आखिरकार जो फैसला हुआ वो यही फैसला हुआ। विधायक दल की बैठक की जो घड़ियां थी लगातार तेज होती चली जा रही थी।
और यही इंतजार था कि शायद ये मुख्यमंत्री बन सकते हैं और आखिरकार यही फैसला हुआ। उनके नाम पर मुहर लगी है। बीजेपी विधायकों की बैठक में मुहर लग चुकी है। जो निवर्तमान सीएम है सर्बानंद सोनोवाल अपने पद से, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे चुके हैं। कई दिनों से इस बात को लेकर माथापच्ची लगातार चल रही थी कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, लेकिन अब मुख्यमंत्री तय। और मुद्दे पर वापस आते हैं। प्रीति दुबे हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। प्रीति दुबे, अगर गठबंधन है, गठबंधन में एक दूसरे की तारीफ करती जाती है तो उसमें कोई परेशानी थोड़ी है, कोई बड़ी बात थोड़ी है। चाहे शिवसेना एनसीपी की तारीफ कर दे, कांग्रेस की तारीफ कर दे, पहले अलग थे, वो अलग बात थी, लेकिन अब तो साथ में है ना। हाँ, तो मैंने वही कहा कि परिस्थितियां बदली, नजारे बदले और नजर भी बदल गए। तो अब इस समय में क्या शिवसेना के पास कोई चारा बचा है? क्या नहीं बचा है। शिवसेना अब अपने घोटाले उजागर ना हो, जनता को इसके बारे में पता ना चले, तो उसके पास अब ऑप्शन किधर है? अब उन्होंने गठबंधन तो कर ही लिया है, 3 तिगाड़ी की सरकार है। मैंने यही कहा कि जब आज महाराष्ट्र की स्थिति सुधरी है, कोरोना काल में जो थोड़ा बहुत भी कार्य हुआ है, तो उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी तारीफ की, मुख्यमंत्री जी की। तो आप काम कर रहे हैं, तारीफ तो होगी, लेकिन आप एक बात बताइए कि राज्य इस वक्त आदरणीय मोदी जी का है। इन्होंने अपनी कूटनीति के तहत और अपनी समझदारी के सूझबूझ के तहत आज जो हमारी इंटरनेशनल हमारी जो फ्रेंडशिप हुई है, उसके बदौलत हमको आज मदद आ रही है। अब आप एक बात बताइए कि अगर कांग्रेस के जमाने में ये मददें थी, तो कांग्रेस के जमाने में इतने घोटाले और इतने कत्लेआम हो रहे थे, तब क्यों नहीं ये रणनीतियां चली? तो आज ये सोचने वाली बात है ना। आज ये जिस हिसाब से आज सत्ता में तो है नहीं कांग्रेस, आज शिवसेना सत्ता में है। आदरणीय उद्धव जी को माननीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बधाई दी। तो आज अगर बधाई के पात्र हो रहे हैं, आज जो पूरा टैकल किया जा रहा है सिचुएशन को, तो आज कौन कर रहा है? अगर कोई गलत काम होता है प्रीति जी आपको रोकूंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, वो एक बार दर्शकों को बता देते हैं। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज सीधे जम्मू कश्मीर से सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने जम्मू कश्मीर से, क्योंकि लगातार कोरोना का कहर भी बढ़ता चला जा रहा है। जम्मू कश्मीर में पुंछ में ग्रेनेड की खेप बरामद हुई है। बड़ी खबर आपके सामने, ये जो तस्वीरें वो भी आपको दिखा रहे हैं। आतंकियों के ठिकाने से 19 हैंड ग्रेनेड बरामद किए गए हैं। बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से सीधे सुरक्षा बलों पर हमले की एक बड़ी साजिश यहां पर टल चुकी है। फागला क्षेत्र में आतंकी ठिकाने से ये ग्रेनेड बरामद किए गए हैं। इस संबंध में पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जांच भी शुरू कर दी है कि आखिरकार ये ग्रेनेड कहां से आए थे। रविंद्र श्रीवास्तव इस समय हमारे साथ संवाददाता जम्मू कश्मीर से जुड़ चुके हैं। रविंद्र, पुंछ में ग्रेनेड की खेप, बड़ी खेप बरामद हुई है, क्या जानकारी है? जी देखिए, ये ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया गया था आर्मी और जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा। ये पुंछ का इलाका पड़ता है सुरनकोट, जो बिल्कुल बॉर्डर से सटा हुआ है, एलओसी से सटा हुआ है। और यहाँ पर आए दिन घुसपैठ की खबरें जो है वो आती रही हैं, लेकिन जिस तरह से सीज फायर का पाकिस्तान ने कहा था कि सीज फायर जो है वो अब उसका वायलेशन नहीं होगा, उसके बाद से घुसपैठ तो बंद है, लेकिन कहीं ना कहीं लगातार जो है कोशिशें जारी हैं हथियार भेजने की, नशा की खेप भेजने की। तो आज एक सूचना के आधार पर जब ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया गया तो वहां से 19 ग्रेनेड जो है वो बरामद किए गए हैं। मैं आपको बता दूं कि इस इलाके में काफी 90 के दशक के बाद की अगर बात करें तो वहां पर आतंकवाद चरम सीमा पर था और धीरे धीरे वहां पर सुरक्षा बलों ने आतंकवाद का सफाया किया है। लेकिन अब फिर से जो है पाकिस्तान की मंशा है कि इस इलाके में आतंकवाद को फिर से खड़ा किया जाए। इसी वजह से लगातार हथियारों का जो है हथियार जो है इकट्ठे किए जा रहे हैं और यही वजह है कि आए दिन जो है सुरक्षा बल जो है वो सर्च ऑपरेशन चलाते हैं, जिसके चलते बड़ी बड़ी खेप जो है बरामद होती हैं, चाहे वो नशे की हो या फिर हथियारों की हो। आज भी एक सूचना के आधार पर जब सर्च ऑपरेशन चलाया गया तो हैंड ग्रेनेड जो है 19 बरामद किए हैं। ये कहीं ना कहीं बड़ी खबर जो है वो सामने आई है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो सुरक्षा बलों पर जो साजिश होने वाली थी उसका बड़ा खुलासा सामने आया है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे।
ਸਮੂਹ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸਤਿਗੁਤਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜੋ ਕਿ ਆਪ ਨਾਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੰਗਤ ਟੋਲਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਢਾਕਾ ਵਿਖੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਕੀਤਾ, ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੜਾਵਾਂ ਜੋ ਮੇਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਨੀਲ ਖੇਤ ਰੋਡ ਸ਼ਾਹਬਾਗ ਢਾਕਾ ਵਿਖੇ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਬੀੜ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਨਹਿਰੀ ਬੀੜ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਵਿਖੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਆ ਕੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। प्रीति दुबे हमारे साथ बनी हुई है लगातार। प्रीति दुबे जी, ये जो सामना में आज बात कही गई है शिवसेना की तरफ से कि नेहरू गांधी के समय जो सिस्टम बनाया गया था उसी से आज लड़ाई लड़ रही है आज की सरकार, उसी की बदौलत उसी के जरिए आज की जो सरकार है वो पार पा रही है आज के इस कठिन समय में। आप इस बात को नहीं समझ रही हैं? उनका साफ तौर पर कहना है कि केंद्र सरकार पूरी तरीके से फेल है। यही मैंने कहा ना कि आज जब इनकी जो पार्टी का निर्माण हुआ और उस निर्माण के जो सिरमौर रहे हैं आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी का जो मत था तो यानी वो उसको झुटला रहे हैं। आप अपने गुरु पिताजी या जो भी हैं जो आपके पार्टी के कर्ता धर्ता निर्माता थे आज आप उन्हीं को झुटला रहे हैं। क्योंकि जब अगर उनकी कांग्रेस की नीतियां सही थी तो बाला साहब ठाकरे जी क्यों कांग्रेस के विरोध में रहते थे? ये तो वो जवाब देंगे, माननीय उद्धव जी जवाब देंगे कि आज अचानक से ये उनको इतना मस्तिष्क परिवर्तन कैसे हो गया। या तो उनके पिताजी गलत थे, आज वो सही करना चाह रहे हैं अपने वक्तव्यों से सामना में लिख के कि आप ये क्लियर लिख दीजिए कि मेरे पिताजी जो आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी थे वो पूरी तरीके से गलत थे और अब कांग्रेस एकदम सही है जो कि वो मेरे पिताजी गलत थे इसलिए वो गलत तरीके से इनका विरोध करते थे। कांग्रेस की नीतियों का ही तो विरोध करते थे, उनका पर्सनल किसी से कोई थोड़ी ना लेना देना था। कांग्रेस की नीतियों को ही उन्होंने दरकिनार रखा हुआ, इसीलिए गठजोड़ बीजेपी के साथ रहा था बाला साहब ठाकरे जी का। तो आज अगर उद्धव जी बोल रहे हैं, सामना के थ्रू बोला जा रहा है, तो या तो ये हमको भी समझ लेना चाहिए कि भैया शिवसेना के जो निर्माता थे वो बहुत बड़ी गलतियां कर गए थे क्योंकि जो उन्होंने कांग्रेस की नीतियों को, जवाहरलाल नेहरू की नीतियों को उन्होंने धिक्कारा था। यही हम निष्कर्ष निकालेंगे। हमारी सरकार फेल नहीं है। एक सामना डिसाइड नहीं करता है कि हमारी सरकार फेल है कि नहीं है। पहले वो अपने आप को तो डिसाइड कर ले कि उनका सोचना क्या है, उनकी पार्टी का संकल्प क्या था और आज वो कर क्या रहे हैं। तो ये अब व्यक्तिगत है, ये पार्टी वाला हिसाब नहीं रह गया, ये देश हित वाला हिसाब नहीं रह गया है ना। अब ये चाटुकारिता का हिसाब है। तो अब 3 तिगाड़ी की सरकार है तो अघाड़ी है, तिगाड़ी है, चाहे जो भी है, अब उनको तो जो शब्द बोलने हैं। मैंने कहा, बाला साहब ठाकरे जी ने बोला था कि हम सत्ता में लोगों को बिठाते हैं, हम सत्ता में नहीं बैठते, मैं छूऊंगा भी नहीं। ठीक है, तो आज अभी माननीय उद्धव ठाकरे जी तो मुख्यमंत्री बन के बैठे हुए सत्ता में, तो आप सुर तो बदल ही जाएंगे। लेकिन हमारी सरकार कहीं फेल नहीं है, केंद्रीय सरकार कहीं फेल नहीं है, इसीलिए आज ये बोल पा रहे हैं।
अगर ऐसी फेल हुई होती तो केंद्र को चिट्ठियां क्यों लिख रहे होते कि ऑक्सीजन की कमी है, हमारे को भेज दीजिए। अगर ऐसा होता कि कांग्रेस की अध्यक्षा को एक बार भी लेटर क्यों नहीं लिखा गया? क्या राजीव गांधी फाउंडेशन से क्यों नहीं पैसे मांगे गए? ठीक है, हमारे साथ इस समय आनंद दुबे प्रवक्ता शिवसेना के जुड़ चुके हैं। आनंद दुबे जी, बहुत स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। धन्यवाद। आनंद दुबे जी, सामना में तारीफ होती है कांग्रेस की, शिवसेना की तरफ से कांग्रेस की तारीफ की जाती है, क्या मतलब है इसके पीछे? देखिए, राजनीतिक और सामाजिक जीवन में जब आप देश हित में कोई काम करते हैं तो आपकी तारीफ होती है। जब आप देश हित में कोई अगेंस्ट में जाकर विरोध में काम करते हैं देश के, तब आपकी निंदा भी होती है। तो ये सब निंदा और तारीफ आपके समर्थन में और आपके विरोध में, ये तो राजनीति और सामाजिक जीवन में चलता रहता है। अभी आप देखिए, कल की घटना है कि कल भारत के प्रधानमंत्री जी ने हमारे मुख्यमंत्री जी की तारीफ की, हमारे सरकार की तारीफ की। कोरोना को लेकर जिस ढंग से इस समय हमारी सरकार और हमारे राज्य के मैनेजमेंट टीम ने काम किया है, उसकी तारीफ की। तो ये तो तारीफ और विरोध, ये तो दोनों जीवन में लगा रहता है। लेकिन आनंद दुबे जी, अब बीजेपी का कहना है कि यही वो कांग्रेस है जिसकी आलोचना हमेशा से बाला साहेब ठाकरे करते रहे थे, और अब उद्धव ठाकरे तारीफ कर रहे हैं। इतनी बदल गई है पार्टी, इतनी बदल गई है विचारधारा। देखिए, कोई विचारधारा नहीं बदली है। सामना में मोदी जी की भी तारीफ होती अगर वो नवंबर और दिसंबर के महीने में भारत के सभी मुख्यमंत्रियों को अपने समर्थन में लेते, अपने विश्वास में लेते और ये कहते कि शायद हो सकती है कि कोरोना की दूसरी लहर भारत में आ सकती है। तो बताइए भैया, किस राज्य को क्या मदद चाहिए, किसे ऑक्सीजन चाहिए, किसे इंजेक्शन चाहिए, किसे वेंटिलेटर चाहिए, किसे और क्या सुविधाएं चाहिए। तो जरूर सामना में भी मोदी जी और केंद्र सरकार की तारीफ होती, लेकिन उस समय प्रधानमंत्री जी के दिमाग पर तो केवल बंगाल छाया हुआ था, अमित शाह के दिमाग पर केवल बंगाल था, तो उन्होंने पूरा ध्यान बंगाल पर दिया, न कि मूलभूत सुविधाओं पर दिया। आज उसी की देन है कि पूरे भारत में कोरोना इतने चरम पर पहुंच गया है कि 4 लाख मरीज हमारे भारत में रोज मिल रहे हैं। ये आंकड़ा है, जिसमें से 3-4 हजार लोगों की मृत्यु हो जा रही है। दुर्भाग्यपूर्ण। अब सोचिए ना, कैसे तारीफ करें, क्या मन से तारीफ करें? अरे भाई, कांग्रेस के समय में जो अस्पताल बने, एम्स बने और दुनिया के बहुत अच्छे सुविधाएं बने, तो उनकी तारीफ क्यों नहीं की जाए? मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, यदि आपके लिए कोई अच्छा काम करेगा तो आप उसकी तारीफ नहीं करेंगे? हम तो मोदी जी की खूब तारीफ करते। अगर मोदी जी अच्छा काम अगर कांग्रेस ने किया है, अच्छा काम अगर कांग्रेस के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे उन्होंने किया है, तो अब उनकी तारीफ हो रही है, क्या दिक्कत है फिर? अगर प्रधानमंत्री, आज मौजूदा प्रधानमंत्री अच्छा काम करते तो उनकी भी तारीफ शायद सामना में आज हो जाती। हाँ, अगर बीजेपी और शिवसेना गठबंधन में होती तो आज मोदी जी की तारीफ हो रही होती। आज अगर जिस सोनिया गांधी को बाला साहब ठाकरे ने नकार दिया था, उनकी नीतियों को नकार दिया था, कांग्रेस से एकदम दरकिनार हो गए थे, अपने आप को किनारा करके उन्होंने अपनी एक महाराष्ट्र पे एक पैरेलल सत्ता बनाई हुई थी। आज अगर ये नीतियों की बात कर रहे हैं, मैंने कहा कि आपने बताया कि नीतियों की तारीफ की गई है, आप ये बताइए सोनिया गांधी की तारीफ की है क्या? मैंने बोला कि अगर ऐसा था, कांग्रेस की अध्यक्षा जो पीएम, ये तो हमारे पीएम केयर्स फंड की बात कर रहे हैं, लेकिन राजीव गांधी जो फंड की बात है, राजीव गांधी फाउंडेशन में कितने फंड हैं? क्या उन्होंने कभी महाराष्ट्र को दिया है एक भी पैसा? तो ये नीतियां इनकी कहाँ से सही हो गई और आज ये इसको सर्टिफाई कहाँ से कर रहे हैं? आज अगर जो भी व्यवस्था, महामारी, एक बात बताइए, ये 100 साल में एक महामारी आती है। आनंद दुबे जी जवाब दीजिए। आनंद दुबे जी से एक सेकेंड काजल जी। ठीक है प्रीति जी, अपना सवाल कर लें, उसके बाद आती हूँ आपके पास। आनंद दुबे जी को ये पूछिए कि ये हर 100 साल में एक चक्र है, महामारी का पूरा विश्व इसको झेलता है। तो जब ये आज हम 2020 में ये झेल रहे हैं, तो 1920 में किसकी सरकार थी? 1920 में किसकी सरकार थी? कांग्रेस की थी सरकार। कांग्रेस की नीतियां चल रही थी। अंग्रेजों की नीतियों को ये बाकायदा सर्टिफाइड कर रहे हैं कि जो अंग्रेजों की नीतियां थी वही सबसे सही नीतियां हैं। तो मैं इनको कहूंगी कि देश विरोधी नीतियां कभी भी काबिल डॉक्टर मनमोहन सिंह के फाइनेंस मैनेजमेंट की बात हो रही है। आप डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की तुलना मोदी जी से मत करिए प्लीज।
ठीक है, आप दोनों को रोकूंगी। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आ रही है वो एक बार दर्शकों को बता देते हैं। जम्मू कश्मीर से सीधे इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने, जो कि सीधे जम्मू कश्मीर से सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर में कोरोना कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है। 17 मई सुबह 7 बजे तक के लिए कोरोना कर्फ्यू को बढ़ा दिया गया है जम्मू कश्मीर में। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने। पहले 10 मई सुबह 7 बजे तक के लिए कर्फ्यू था, लेकिन अब उसको बढ़ा दिया गया है, एक्सटेंड कर दिया गया है। कोरोना महामारी को रोकने के लिए लॉकडाउन लगाया गया है और लगातार उसको बढ़ाया जा रहा है। पुलिस टीमें दिन भर शहर में गश्त करती हैं ताकि लोग घर से बाहर ना निकले। बिना किसी कारण घर से बाहर लोगों को निकलने की अनुमति बिल्कुल नहीं है। अगर कोई बहुत जरूरी काम हो तभी घर से बाहर लोग निकल सकते हैं। जम्मू कश्मीर में कोरोना कर्फ्यू को बढ़ा दिया गया है, लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है 17 मई सुबह 7 बजे तक के लिए। बहुत शुक्रिया आनंद दुबे जी और प्रीति जी, आपका भी बहुत शुक्रिया, क्योंकि समय की मेरे पास समय कमी है। तो महाराष्ट्र में इस समय जैसी राजनीति लगातार चल रही है, सामना में तारीफ होती है कांग्रेस की, वहां पर बीजेपी को दुख होता है कि कांग्रेस की तारीफ आखिरकार कैसे हो सकती है। कैसे जो पार्टी की विचारधारा पहले थी वही आलोचना कांग्रेस की करती थी, लेकिन आज उसी की तारीफ हो रही है। तो राजनीति पहले कोरोना पर और अब विचारधारा पर। बहुत शुक्रिया आपका। देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार। सत श्री अकाल जसवंत जी। हाँ जी जसवंत जी, की हाल है? हकीम साहब 2 दिन हो गए, बुखार ही नहीं उतर रहा। चाचा घबरा ना, 2 पुड़ियां खा ला, मौसमी बुखार आ, 2 दिन से चला जाऊगा। ओए तू ओही नीम हकीम है ना जिसने पिछले हफ्ते सरदੂਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਟਾਈਫਾਇਡ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਬਲਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਬੰਦੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਪਏ ਨੇ, ਕੋਵਿਡ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਚਦੇ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਓਏ ਬਾਬਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੀਮ ਹਕੀਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਵਾ। ਭੱਜ ਇੱਥੋਂ, ਮਾਰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੁਖਾਰ, ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਆਦि ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੋਂ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾਓ। ਨੀਮ ਹਕੀਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚੈੱਕਅਪ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਬਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। पंजाब सरकार ਵੱਲੋਂ जनहित ਵਿੱਚ जारी। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर।